देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, इक्विवेलेंट वेट। अपन अभी तक क्या पढ़ के आया बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड दे दूंगा, उसमें इंडिविजुअल एटम्स का वेट कितना उनका सम करते हैं, तो क्या आता है मॉलिक्यूलर वेट। अब जब नाम चेंज हो गया तो कुछ तो फर्क होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सेम चीज होगी। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, एक ये मेन अपन क्वेश्चन में रखते हैं, ठीक है, कि जो भी मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो आता है इक्विवेलेंट वेट। अभी इक्विवेलेंट वेट लाने की जरूरत पड़ी क्यों, क्योंकि देखो कोई भी रिएक्शन अपन करते हैं, एग्जांपल मैंने सामने लिख रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन ये ली, H2 + N2 दैट विल गिव NH3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अभी कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके एक मोल बना रहा है, हाँ है ना। इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके इसका एक मोल बना रहा है, नहीं भाई, ठीक है। हमेशा रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ही बोलते हैं ना अपन कि इसका कितना मोल, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता। तो बैलेंसिंग कर लूं मैं, 2H है तो यहाँ कितने 3 है, तो इधर कम है ना, N2 यहाँ है तो यहाँ N है तो यहाँ 2 कर दूं। अब ये H कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ, समझ गया ना। बाकी तो सब सेम है ना, N2 3 सब सेम है। अब मैं बोलूँगा कि 3 मोल इसके और 1 मोल इसका, तो इसके 2 मोल बनेंगे, ये चीज सही है, क्लियर है। तो पहले वाली चीज गलती है, फिर अलग है। अगर इसका मैं वेट से लिखूं तो H2 के 3 है ना, कितना वेट हो जाएगा 6 ग्राम, समझ में आया। इसका कितना होगा 32 28 सॉरी है ना, इसका 28 ग्राम। अमोनिया का कितना होता है, एक अमोनिया का 14 15 16 17 का डबल कितना होगा 34, तो 34 ग्राम, ये बात भी सही है, ठीक है। तो जब रिएक्शन बैलेंस नहीं की थी तब मोल में नहीं पता कर पा रहा था कितना कितने के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन बैलेंस कर दी तो मुझे समझ में आ गया ना कि इसके 3 मोल इसके 1 मोल के साथ ही रिएक्ट करेंगे। अगर उसका थोड़ा सा भी कम पड़ा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ बेटा आवाज नहीं करो एक भी, कोई भी। अगर इसके 3 मोल है तो इसका 1 मोल होना चाहिए। दोनों में से किसी की भी कमी अगर हुई, मतलब पहले चेक कर लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है उसके हिसाब से, ठीक है। कोई भी थोड़ा भी कम हुआ तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये समझ में आता है ना। ये 3 भी कम होगा तो भी रिएक्शन रुक जाएगी, वो 1 कम होगा तो भी रुक जाएगी, क्योंकि ये 3 और ये 1 पूरा मिक्स होगा तब जाके पूरी रिएक्शन होगी। दोनों में से एक की भी थोड़ी सी भी कमी हुई तो रिएक्शन रुक जाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इतना समझ में आता है। तो अब ऐसे तो मेरे को फिर हर रिएक्शन के लिए अलग अलग मोल होंगे ना, रिएक्शन चेंज तो मोल का नंबर चेंज, कि कितना कितने के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ समझ में आ रहा है। कितने मोल 2 रिएजेंट अगर मिक्स कर रहा हूँ तो दोनों को हमेशा फिक्स रेशियो नहीं लेता हूँ ना मैं, कि हमेशा 1:1 में रिएक्शन करेंगे चाहे कोई भी हो, हमेशा 2:1 में रिएक्शन करेंगे चाहे कोई भी रिएक्शन हो, नहीं, हर रिएक्शन के हिसाब से अलग होता है। रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ, बैलेंस करने के बाद देखता हूँ कि इसके कितने मोल लगेंगे इसके कितने लगेंगे, तभी पता लग पाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया इक्विवेलेंट वेट वाला, ये और उससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड बोलो तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्लियर है। अब वो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल के ही बराबर होगा, अभी पढ़ेंगे अपन। चलो यहीं पहले सारी चीजें समझा के फिर एग्जांपल साथ में करवा दूंगा, क्लियर है। देखो मोल होता है ना नॉर्मल, ये अगले बोर्ड पे भी लिखवाता हूँ। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मोल को मैं ये लिख सकता हूँ ना बेटा, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल कुछ भी, हाफ ग्राम एटम हाफ मॉलिक्यूल, एटम लिखूं मॉलिक्यूल लिखूं। तो मैंने बताया था ग्राम एटम दे मतलब समझ जाना मोल ही है, ग्राम मॉलिक्यूल दे तो मोल ही है वो, ठीक है। हाफ ग्राम एटम ये ऑफ O2 ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है जितने भी है, ठीक है। अगर मान लो मैंने दिया है 3 ग्राम एटम ऑफ O2 तो 3 मोल ऑफ O2 है वो, ये समझ में आया। तो वैसे अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो ये भी थोड़ा थोड़ा इसके सेम नहीं लग रहा, सेम ही है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है, वो मोल है, तो मैंने क्या लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होगा, जो भी मास है डिवाइड विथ इक्विवेलेंट वेट, या मॉलिक्यूलर वेट रख रहे थे नॉर्मली, और यहां क्या रखा इक्विवेलेंट वेट,
फर्क समझ में आया क्या है दोनों ही मोल। देखो मोल को नॉर्मली अपन ग्राम में ही बोलते हैं, ये वाली चीज बोलते हैं ना 3 ग्राम किसी का भी, या हाफ ग्राम ऑफ एटम अगर है तो हाफ ग्राम का मतलब क्या हो गया, हाफ मोल है वो। ये समझ में आया। तो जब भी ये वर्ड आगे लग जाए ग्राम वाला तो उसका मतलब क्या है, मोल। तो यहां पे अगर आगे लगा है तो इसका मतलब भी मोल ही होगा, तो उसका मोल वाले पोर्शन लिखा। मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपन मोलर मास, लेकिन ये इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट मास लिखूंगा, मोलर क्यों लिखूंगा। ये समझ में आया सभी को, पक्का। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नॉर्मल मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है। तो अपने को ये जो दिक्कत आ रही थी ना कि हर रिएक्शन में मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा बैलेंस करने के बाद, कि इसका इतना वे, इसके इतने मोल, इसके इतने मोल, इस चीज को हटाने के लिए एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। उसने बोला है कि चाहे कोई भी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन में कुछ भी रिएक्टेंट हो कितना भी, वो हमेशा 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करते हैं। फिक्स है। रिएक्शन कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, रिएक्ट कौन कौन करेगा, दोनों जो रिएक्टेंट है उनके 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करते हैं। फिक्स है। इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करता है, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा। ये चीज फिक्स होती है। हाँ, ये अभी थोड़ा और चेंजेस क्या होंगे वो देखते हैं, ठीक है। और बनेंगे भी उतने ही, जितने रिएक्ट होंगे उसके हिसाब से बनेंगे। जितने रिएक्ट होंगे उतने फिर जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं। हाँ देखो, जितने रिएक्ट, ये होता है कि अपन मोल अलग अलग लेते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट में जब बोलता है ना वो, तो ग्राम इक्विवेलेंट में दोनों के सेम प्रपोर्शन में लेता है। इतना समझ गया ना कि दोनों के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट यूज होते हैं। अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लग रहा है तो इसका भी 1 ही लगेगा, इसके 2 लगेंगे तो इसके भी 2 ही लगते हैं, इसके 3 तो इसके भी 3 ही लगते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो पहले ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तब जाके ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे ना। तो पहले इक्विवेलेंट वेट के कुछ क्वेश्चन देख ले, फिर ग्राम इक्विवेलेंट के कर पाएंगे। क्लियर। तो इक्विवेलेंट वेट के 3 फॉर्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी बोला है। अब वो वैलेंसी किस रेस्पेक्ट में, अगर नॉर्मल कुछ दे तो वैलेंसी रख देते हैं, अगर एसिड या बेस है तो एसिड के लिए बताया था ना बेसिसिटी वर्ड यूज करते हैं, बेस के लिए एसिसिटी यूज करते हैं। और बेसिसिटी के बहुत सारे एग्जांपल मैंने शुरू में लिखवाए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो कोई भी एसिड दे तो उसका बेसिसिटी निकाल के बेसिसिटी से डिवाइड करोगे। क्लियर है। और वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर कभी कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट हमेशा 2 चीज से मिलकर बनता है ना, पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये एक बेसिक रिएक्शन पढ़ते हैं, एसिड और बेस मिलते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। तो सॉल्ट में एक पोर्शन एसिड का होगा, एक बेस का होगा, और वो बराबर चार्ज के रेशियो में जुड़ते हैं ना। तो इसमें क्या करते हैं, टोटल चार्ज या तो कैटायन का लिख दो या एनायन का लिख दो, और वही उसकी वैलेंसी है। जो कैटायन पे चार्ज आ रहा है वो उसकी वैलेंसी है, या फिर जो एनायन पे चार्ज आ रहा है वो वैलेंसी है, और दोनों सेम ही चार्ज होते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि एक 3 चार्ज और एक 4 चार्ज आ गया, हमेशा कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होता है। तो जितना प्लस चार्ज उस पर होगा उतना माइनस होता है। तो मैं किसी का भी लिखूं एक ही बात है। तो ये क्लियर है। अब मैं नॉर्मल वाला क्या है, कहाँ से एग्जांपल शुरू करूं, एसिड से शुरू करता हूं, ठीक है। इसका देखो, एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेरे को, साथ साथ में लिखते जाना बेटा ना। हाँ चले जाओ। एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका 35 और इसका 36, 36.5 डिवाइड विद वैलेंसी है ना, तो 1। एसिड है, एसिड के लिए एक H+ निकालेगा तो उसका ये क्या आएगा, बेसिसिटी 1, तो 1 रखा है नीचे। ये भी एसिड है और इसके 2 H निकलेंगे क्योंकि F डबल बॉन्ड और OH OH, तो जो H O से जुड़े रहते हैं वो निकलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया ना जैसे बनाया है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर था इसका, F डबल बॉन्ड OH OH, तो 2 जो ये वाले निकलते हैं ना, तो 2 है ना इसके पास और दोनों निकल रहे हैं। तो इसका क्या आएगा, वेट होता है 98 डिवाइड विद 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 49 इक्विवेलेंट वेट है वो, है ना, ठीक है। याद रखना, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। ये बचे हुए कुछ एसिड है। अब देखो ये 3 एसिड में थोड़ा एक्सेप्शन जा रहा था, बताया था इनकी बेसिसिटी में, कि इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होगी, मतलब इसकी 3 होगी, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो एक डबल बॉन्ड और 3 बचेंगे तो 3 H के साथ। तो इनकी बेसिसिटी जो थी
वो मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बना के बताई थी तुम लोग को। इसकी 3 होगी, इसके भले ही यहाँ 3 दिख रहे हैं लेकिन एक हो तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है ना, तो 2 ही बचे तो 2 ही एच लग पाएंगे ओ पे, तो इसकी 2 हो जाती है। इसका एक डबल बॉन्ड लग जाएगा तो इसका एक ही बचा, तो इसकी 1 होती है। तो इसका वेट कितना होता है H3PO4 का 98 डिवाइड विद इसका ये फैक्टर बेसिसिटी 3, 98 डिवाइड विद 2, 98 डिवाइड विद 1। समझ में आया ना। और ये आ क्या रहे हैं अपने इक्विवेलेंट वेट आ रहे हैं, याद रखना। ये समझ में आ रहा है सभी को। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, या फिर बेसिसिटी या फिर एफिसिटी, और फॉल्ट आ जाए तो उसका चार्ज। क्लियर है। अब ये बेस वाले में OH निकलते हैं और उसके लिए वर्ड क्या यूज कर देंगे, एफिसिटी। जितने OH उतने निकल जाएंगे, 3 OH है तो 3 OH निकलेंगे। तो इसका क्या होगा, जो भी इसका मास है डिवाइड विथ 3, जो भी इसका मास आएगा डिवाइड विथ 2, जो भी इसका मास आएगा डिवाइड विथ 1। वो मास निकाल के रख लेना, सबका वेट अलग आएगा। हाँ भाई ठीक है, हाँ समझ गया मैं सबको M रख देता हूँ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो अलग अलग तुम लोग अपने हिसाब से निकाल लेना फिर। क्लियर है। हाँ उसका 98 फिर सबके अलग हो जाएंगे वो। क्लियर है, वो तुम लोग निकाल लेना। ऊपर मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, नीचे वैलेंसी। मेरे को ये सिखाना था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। इसका वेट अपॉन इसकी वैलेंसी, इसका वेट अपॉन इसकी वैलेंसी, और ये वैलेंसी एफिसिटी, बेसिसिटी, चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन या फिर नॉर्मल वैलेंसी जो होती है उस पर डिपेंड हो रहा है। क्लियर है। ठीक है, ये दिन आए समझ में बेस वाले। अभी फॉल्ट वाले क्वेश्चन है। फॉल्ट हमेशा एसिड और बेस से मिलकर बनता है, जो भी एसिड बेस रहा हो। इसमें मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2। सल्फेट पे कितना है, SO4 -2। तो इसका वेट कितना होगा, M डिवाइड विद या तो चार्ज ऑन कैटायन बोलूं या फिर चार्ज ऑन एनायन, तो डिवाइड विद 2। इसका जो भी मास होगा, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3। ये समझ में आया। सल्फेट पे कितना होगा, SO4 -2 होता है ना बेटा, इधर देख लो। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे टोटल एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना हो गया, 6 हो गया ना। 3 × 2 तो +6, इधर ये 2 × 3 तो ये -6। तो चार्ज हमेशा बराबर ही रहता है। अब तुम कैटायन का लिख लो चाहे एनायन का लिख लो, तो M/6। इसमें एल्यूमिनियम में कितना चार्ज है, +3, क्लोरीन पे माइनस होता है, तो ये तो 3 × 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही है, तो ये +3 रहेगा। इस पे कितना हो जाएगा, 1 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो किसी का भी रखो एक ही बात है, मास डिवाइड विद 3। तो ये इनके क्या है, इक्विवेलेंट वेट। कितना समझ में आया सभी को कि इक्विवेलेंट वेट कैसे आते हैं। क्वेश्चन कहाँ है वो ना, ये तो सारी रिएक्शन साथ में करवानी है मेरे को। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है, रिएक्शन बैलेंस करके लिख लूं अब मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो अगर कुछ नहीं दे रहा है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है। अब ये देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आया है। ग्राम वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी तो ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या होता है, मोल्स होता है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया मेरा, मोल्स इनटू वैलेंसी। ये ज्यादा सिंपल है ना मेरे लिए, क्योंकि मोल्स तो मैं हमेशा निकालते आ ही रहा हूं शुरू से, तो मुझे याद है कैसे निकालते हैं। गिवन मास अपन मोलर मास, बस उसमें वैलेंसी का मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन सिर्फ इक्विवेलेंट पूछे तो वो चीज अलग है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो क्या है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो क्या है। समझ गए। इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। ग्राम इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, मोल्स इनटू वैलेंसी। क्लियर है, याद रहेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोल्स इनटू वैलेंसी। यहाँ पे इसके मोल कितने हैं, 3 है ना, और वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की, 1। यहाँ पे इसके मोल कितने हैं, 1। वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 5वें ग्रुप में आता है ना। तो इसके 3 इक्विवेलेंट उसके 3 इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेंगे, मतलब बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं। वो 1 लिखने का मतलब ये कि जितने रिएक्टेंट में
रिएक्टेंट में अगर ए और बी है तो ए के जितने होंगे उतने ही बी के रिएक्ट करते हैं। ए के 5 रिएक्टेंट होंगे तो बी के भी 5 ही होंगे। यहाँ फिर मोल वाला कंफ्यूजन बचे ही नहीं। अब मोल में क्या था, इसके 3 होंगे तो उसके 1 होने चाहिए, इसके 6 है तो उसके 2 होने चाहिए, समझ रहे हो ना। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बराबर इसका 1 तो इसका 1, इसके 2 तो इसके 2। वो फिर कैलकुलेट कर लो। देखो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका मोल कितना आएगा, गिवन मास अपन मोलर मास जो भी आया तो मोल इंटू वैलेंसी कितनी है इसकी, कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड में H निकलेगा 3 6 तो 2 इक्विवेलेंट। उधर फिर 2 इक्विवेलेंट आएंगे, ठीक है, मतलब 6 इक्विवेलेंट, मतलब 2 अलग अलग है ऐसा। अरे यार ये 6 इक्विवेलेंट आया ना, मतलब ये 3 + 3 होगा ना। तो ये ऐसा 2 कहने का मतलब है कि जितना इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट कर रहा है उतना इसका रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल उतना ही बनेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट सेम होता है। तो इधर अगर 1 + 1 होता तो इधर 2 आएगा, इधर 3 + 3 है तो उधर 6 इक्विवेलेंट बनेंगे। तो यहाँ वो मोल वाला लोचा खत्म हो गया कि इसके इतने मोल तो इसके इतने मोल, तो फिर LR से फिर इसके कितने बनने चाहिए, जितने रिएक्ट करते हैं उतने ही इक्विवेलेंट बनते हैं, मतलब सेम सेम करके। क्लियर है। अब ये इस एग्जांपल से करते हैं। इधर देख लो बेटा, ये समझ में आ रहा है कि टफ लग रहा है, ठीक है, हाँ अब नहीं आ रहा, पानी पी ले। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लूं, तो देख लूं इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसके कितने 2 मोल से, तो इसका 1 मोल बनना चाहिए और उसका वो 2 मोल। तो मोल वाले में अलग आ रहा है ना, इसका 1 इसका 2, लेकिन मैं इक्विवेलेंट सेम लिखता हूं कि जितने इसके इक्विवेलेंट लग रहे होंगे उतने इसके इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है बेटा, इसका मोल इनटू वैलेंसी कितनी 2, तो 2 आया। तो इसका भी कितना आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, अगर इसका 2 है तो इसका 2 ही होगा, वो निकाल के भी देख लो एक बार। इसका मोल कितना 2, और ये बेस है तो OH का लिखते हैं तो 1, तो ये भी क्या आएगा 2। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके बनेंगे। अब उधर हाँ मतलब दोनों मिक्स हो रहे हैं यार, 2 ठीक है। अब उधर टोटल 4 होने चाहिए, वो भी निकालते रहना। तो ग्राम इक्विवेलेंट वाले वर्ड का इतना ही मतलब था, मोल वाली जो चीज दिक्कत दे रही थी उसको खत्म करना। मोल वाले में अलग अलग जा रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट वाले में सेम सेम जा रहे हैं, बस ये फर्क है। और 2 डिफरेंस है क्वेश्चन में दे क्या रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है। अब ये इस एग्जांपल में भी लगा लेना, लगा लोगे, ये खुद से कर लोगे। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू 2 चार्ज है, 1 सोडियम पे 1 तो 2 पे 2 तो 2, तो इसका भी 2 आएगा। इसका वाटर का ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका जो भी वैलेंसी कितनी 2 है, इंटू H+ या OH- किसी भी एक के चार्ज को या जो भी वैलेंसी लेना है ना, क्योंकि एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, काई में भी नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, वैलेंसी कहीं से देख रहा हूँ चार्ज से, तो चार्ज इंटू 1 करूंगा तो 2 2 आ तो रहे, 4 इधर भी है 4 इधर भी है। रिएक्शन को तुम खुद से बैलेंस करके सेम ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे इसके भी, जितने इसका लोगे 3 आएंगे है ना, 3 इसके तो 3 इसके, ऐसे यूज होके आ जाएंगे। क्लियर है। अब मैं इसके 1 या 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर इसकी थ्योरी लिखवानी मुझे, बस खत्म है वो। चलो बेटा फोटो ले लो इसका एक जल्दी। ये जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है जरा से। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बोल दिया ना ग्राम इक्विवेलेंट, आगे ग्राम लग गया मतलब समझ जाना मोल वाला ही फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मुझे पता है ना, या तो मोल्स इंटू वैलेंसी सीधा लिख दूं मैं, ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला होता है अपन बोलते हैं मोल्स का क्या होता है गिवन मास, तो ये भी मोल ही है ना एक टाइप का। तो गिवन मास अपन मोलर मास नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा इक्विवेलेंट मास, क्योंकि इक्विवेलेंट है। तो ये लिखते हैं आप इतना, फिर इसमें इक्विवेलेंट अलग से निकालूं फिर या रखूं, उससे बेटर ये है ना मोल्स इंटू वैलेंसी। तो इतना ग्राम ऑफ NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है, तो मोल्स कितने हैं इसके गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का, Na का 23 24 24 और 16
6 फलाना 10 4 40 40 ये हो गया इसका मोल्स इनटू वैलेंसी कितनी है इसकी एक, क्योंकि NaOH में एक ये है, तो ये हट जाएगा तो एक जीरो आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/10⁻² है ना, तो आ जाएगा 10⁻⁻², या फिर 0.001 लिखो। क्लियर है। अगला ये 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में इक्विवेलेंट वेट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल्स इनटू वैलेंसी, सिंपल है ना। मोल्स क्या होते हैं इसके, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 98 ही होता है। वैलेंसी कितनी होती है H2SO4 की 2, तो इंटू 2, नीचे 100, ये तो ऐसा कैसा कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.02। क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ ये, तो इसने दे दिया ना 3 मोल, तो ये तो और भी सिंपल कर दिया इसने। ठीक है, मोल्स इनटू वैलेंसी, तो 3 मोल दे दिया है, वैलेंसी कितनी होती 2, तो सीधे ही हो गया 6। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ Na2CO3, तो इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, गिवन मास कितना है, मतलब मोल्स इनटू वैलेंसी भाई अपना गिवन मास, ये इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मतलब ये 1 फुट है, ठीक है, इसका 1 फुट है, इंटू इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो 2, तो 53 इंटू 2, 1 फुट है डिवाइड विद 1 फुट है, तो ये आ जाएगा 1। समझ गए ना कैसे। अब या तो फिर अपन ये करते रहते हैं कि पहले इसके ग्राम वो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मतलब फॉर इक्विवेलेंट मास, या हाँ भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड वैलेंसी, तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड वैलेंसी निकालते, जो भी आता उसको फिर गिवन मास के नीचे रखते, तो वो थोड़ा इतना हौच पौच होकर कौन करता है। क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए बेटर ये ज़्यादा सही है, कहीं से भी करो एक ही बात है वो, उसमें भी तुम यही कर रहे हो, बस पहले ये निकाल के फिर उसमें रख रहे हो, इसमें अपन ने सब एक साथ रख दिया है। क्लियर है। चलो, तो ये इक्विवेलेंट वेट वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद बस 3 हेडिंग बची है जिसमें मेरे को सिर्फ फॉर्मूलेज लिखवाने हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, एटॉमिक वेट निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है। चलो ठीक है, लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, है ना। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, अब अपन ने जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था तो स्टार्टिंग में कंटेंट्स लिखे थे। कंटेंट्स में लास्ट में मैंने 2 या 3 हेडिंग लिखवाई थी कि स्टार्टिंग में जब अपन पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो फॉर एग्जांपल कभी वो मॉलिक्यूलर वेट ना देते हुए तुमको सीधा वेपर डेंसिटी देता है तो तुम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे। एटमिसिटी दे दिया तो एटमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे। तो कुछ अदर क्या बोलते हैं, कुछ अदर चीज़ देगा जिससे तुमको या तो एटमिक वेट निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, या फिर मॉलिक्यूलर वेट, या फिर इक्विवेलेंट वेट। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट अगर पूछा है और नहीं दिया है, डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता कर पा रहे हो, फॉर्मूला नहीं दिया है, डायरेक्टली एटमिक वेट नहीं पता कर पाओगे, और उसकी जगह उसने कुछ ऐसा नाम यूज़ किए कि वेपर डेंसिटी दे दी, स्पेसिफिक हीट दे दी, तो वहाँ से तुम एटमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे। ये एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है कि डायरेक्टली सब चीज़ें प्रोवाइडेड है, फार्मूला रखो, क्वेश्चन वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, ये होता है। अगर क्वेश्चन में उसने ये दे के रख दिया ना कि स्पेसिफिक हीट इतनी है किसी की और फिर कुछ फाइंड करो, तो तुम स्पेसिफिक हीट पे अटक जाओगे कि ये क्या होता है, वहाँ से एटमिक वेट कैसे निकालोगे, वहाँ से मॉलिक्यूलर कैसे निकालोगे। क्लियर है। या वेट ऑफ कुछ इलेक्ट्रोलिसिस दे दिया और उसमें कितना इलेक्ट्रोड से कैटायन से कैथोड से एनोड पे जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उनके वेट्स अगर दे दिए तो वहाँ से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। क्लियर है। तो उसके लिए कुछ फार्मूलेज होते हैं, यहाँ से बहुत रेयर है या कम चांसेस है क्वेश्चन आने के, लेकिन जब मॉड्यूल से बुक्स लगाओगे तो बुक्स में तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे कि स्पेसिफिक हीट दे रहा है, कुछ के वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ एलिमेंट, ये वाली चीज़ें आएगी, कहीं ये मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट वाली मेथड आ जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल दे देगा, फिर ऐसे और भी एटोमिसिटी दे देगा, CP/CV की वैल्यू दे देगा, या गामा की वैल्यू दे दी कभी, तो तुमने अभी तो पढ़ा ही नहीं गामा क्या होता है, तो वहाँ से फिर एटमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल के लाओगे, तो उसके कुछ अलग अलग मेथड हैं। क्लियर है। तो यहाँ से जो तुम्हारे दूसरे अगर टफ क्वेश्चन बनने होंगे तो वो यहाँ से बनेंगे। तो एक बार फॉर्मूले याद कर लेना, रेयर चांस से आए, आता है तो याद होना चाहिए। क्लियर। चलो, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अदर, डायरेक्ट नहीं दिया हो तो अदर क्या क्या तरीके हो सकते हैं जहाँ से पूछ सकता है।
सेकंड पढ़ेंगे एटॉमिक वेट निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं अगर डायरेक्टली एलिमेंट नहीं दिया है तो। तीसरा पढ़ेंगे इसके बाद अगले वाले बोर्ड पे मॉलिक्यूलर वेट निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के कुछ 4-5 ही तरीके हैं। या देखो, या तो अपन ने कल पढ़ा ना ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट कल पढ़ा है अपन ने, तो वहां से तुमको समझ में आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो क्या करना है, मोल इंटू वैलेंसी करना था। इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो क्या करना था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी करना था। लेकिन अगर ये चीजें प्रोवाइडेड नहीं है और कुछ और दे रखा है क्वेश्चन में, तो वहां से फिर कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाल के लाओगे। तो क्वेश्चन में सारी कंडीशंस गिवन होगी, सब कुछ दे रखेगा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड वो नाम दे के रखेगा कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड ऐसा ऐसा, तो वहां से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो भी डिस्प्लेस्ड हो रहा है हाइड्रोजन से, 2 इलेक्ट्रोड रखी है एक हाइड्रोजन की एक दूसरे मेटल की, तो जितना भी इधर से इधर होता है ना, कोई भी सेल में रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस वाले में कि इसका कुछ पार्ट टूट के इस पे जुड़ते जाता है, इकट्ठा होते जाता है, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना होगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इनटू 1.008। यहाँ पे उनके एटॉमिक वेट्स रख रहे हो तुम, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट वेट कितना होता है 1, तो 1.008 होता है, तो वो रखना है। और ऊपर क्या रखना है, मेटल का वेट और नीचे हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्लियर है, अगर ये वाली प्रोसेस यूज करता है तो। सेकंड आता है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। कभी भी कोई रिएक्शन में अगर ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्साइड और मेटल टोटल मिलके 100% हुआ ना, मैंने बोला आयरन का ऑक्साइड है तो उसमें आयरन का कुछ परसेंटेज होगा, कुछ ऑक्साइड का होगा, तो वो एक चीज तुमको दे के रखेगा कि एक मेटल ऑक्साइड है, उसमें ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, तो एलिमेंट का निकालोगे पहले, फिर वहां से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछता है तो ऑक्साइड में से एलिमेंट का मास माइनस कर दूंगा, पूरे ऑक्साइड में से एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ऑक्सीजन का मास आ जाएगा ना, तो मास ऑफ ऑक्सीजन ऐसे आएगा। फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अगर ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में पूछता है तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8 रखा है, याद रखना। ठीक है, यहाँ मतलब इनके एटॉमिक नंबर लिख रहा है वो 1 और ऑक्सीजन का 8, यहाँ कोई वेट है तो ये याद रखना है, 16 32 कुछ नहीं लिखोगे, जो लिखा है भैया 8 है। क्लियर है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ये क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले, या तो एलन के मॉड्यूल में तुम लोगों को मिल जाएंगे, वहां पे दिए, या फिर कभी कोई दूसरी ढंग की बुक लगाते हो तो वहां मिलेंगे, वरना नहीं है चांस। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, देखो यार इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है ना, पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस में 2 रॉड्स डलती है, एनोड कैथोड, तो उसमें एक चीज से टूट के दूसरी चीज पे जुड़ती जाती है चीजें, तो वो ये बोल रहा है कि वहाँ अगर ऑक्साइड बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है वो रॉड टूट के, या फिर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग मेथड है। क्वेश्चन में देख के रखेगा कि जो 2 रॉड है वहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है दूसरी रॉड पे, या फिर दूसरी रॉड पे क्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है, तो तुमको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो क्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है और फिर पूछे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा एलिमेंट का, तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। सारी चीजें क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा। क्लियर है। अगला मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल से दूसरी मेटल कितनी ज्यादा डिस्प्लेस हो सकती है, एक मेटल दूसरे मेटल को कितना ज्यादा रिप्लेस करेगा, वो उनके वेट्स पे डिपेंड करेगा, तो ये एक रेशो आना चाहिए। ये सब चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आती है, बट यहाँ अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो सब चीजें दे के रखेगा तुमको, दोनों के इक्विवेलेंट वेट दे देगा, एक का मास देगा और एक का पूछेगा, तो m1/m2 इज इक्वल टू E1/E2, याद होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस में वही W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, वही सेम ही चीज है। क्लियर है, पहले का वेट डिपॉजिटेड दूसरे का वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू पहले का इक्विवेलेंट अपॉन दूसरे का इक्विवेलेंट। क्लियर है, ये फॉर्मूलेस याद कर लेना सारे। ठीक है, मेन तो मोल कंसेप्ट में वही आता है कि रिएक्शन लिखो, बेसिक रिएक्शन से कुछ लिखाता है, एक गिवन कंडीशन होती है, क्या फाइंड करना है, उसको अप्रॉक्स में इक्वल रखना होता है। ये चीजें कम आती है बट फिर भी याद कर लेना, जरा से फॉर्मूले। ठीक है, अगला मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। देखो कभी भी मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक वेट तो मुझे याद है ना 12, लेकिन अगर वो कोई एक्स एलिमेंट ले लिया और उसकी कोई दूसरी डिटेल दे दी उसने, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ एक XYZ कुछ भी नाम दे दिया एलिमेंट को और उसका एटॉमिक वेट नहीं दिया, उसने कुछ दूसरी डिटेल्स दे रखी है और उन डिटेल्स से तुमको एटॉमिक वेट फाइंड करना होगा, तो वो कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो उसने कोई एटम दे दिया और उसका गामा दे दिया, तो गामा से फिर कैसे फाइंड करोगे एटॉमिक वेट। स्पेसिफिक हीट दे दी तो कैसे फाइंड करोगे। तो ये कुछ अलग अलग मेथड है जहाँ से तुम एटॉमिक वेट निकाल सकते हो, अगर डायरेक्टली नहीं देता या एलिमेंट को XYZ कुछ रख देता है तो। ठीक है, एटॉमिक वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू n, इक्विवेलेंट वेट में n फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं मतलब वैलेंसी का, तो तुम्हारा एटॉमिक वेट आ सकता है। ठीक है, एक होता है ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटाइट्स लॉ,
सिर्फ नाम सुन लो, ये उस केमिस्ट्री का पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री जो होती है ना आखिरी में, वहाँ पे आता है डुलोंग्स एंड पेटाइट्स। तो यहाँ का इतना कुछ खास काम नहीं, बट फिर भी सुन लो। एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड, सिर्फ सॉलिड के लिए अप्लाई होता है ये। और एक्सेप्ट कौन कौन से, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन के लिए डुलोंग्स एंड पेटाइट मेथड अप्लाइड नहीं है। अगर थ्योरी में आता है किसके लिए अप्लाइड है किसके लिए नहीं है, तो इन 4 के लिए नहीं है, बाकी सारे सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है? एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड। इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। तो मान लो वो कोई भी मेटल ले लिया, कोई भी सॉलिड मेटल लिया उसने, और उस सॉलिड मेटल का तुमको स्पेसिफिक हीट दे दी है, और फिर पूछेगा एटॉमिक वेट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, इमेजिन कर लो एन एलिमेंट एक्स हैविंग स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 64। क्लियर है? फाइंड इट्स एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट पता करना है, एलिमेंट मुझे पता नहीं, उसने एक्स दे दिया है, सिर्फ गिवन डाटा क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट से मैं एटॉमिक वेट कैसे पता करूँगा, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। तो ये डाटा याद होना चाहिए कि कहाँ से आता है। अब एटॉमिक वेट मिल जाएगा तुमको, फिर वो इससे मोल का कोई भी क्वेश्चन बना देगा कि इसका इतने एटम लग रहे हैं तो कितना रिप्लेस होना चाहिए, तो उसके लिए एटॉमिक वेट तो याद हो पहले। और उसने नहीं दिया तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट से कैसे निकालोगे, समझ गए? तो एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। याद रख लेना, इसका तो क्वेश्चन देखा है मैंने, इससे आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये आना चाहिए। ये सब तो फिर भी रेयर चांस से आने का, ये देखा हुआ है, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। पहला वाला भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट में वैलेंसी मल्टीप्लाई कर देते तो एटॉमिक वेट आ जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया तो ये पता कर लेना। वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशन देखो, ये एक स्पेसिफिक वो क्वेश्चन में कंडीशन दे के रख रहा होगा कि क्लोराइड ही है, तभी ये चीज़ लगेगी, अदर देन कोई भी फॉर्मूले या कोई भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ठीक है। वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, रिक्वायर्ड डाटा क्या क्या होना चाहिए। क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट शुड बी इन वेपर फेज, जो भी क्लोराइड दे रहा है वेपर फेज में होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन में डाटा होगा कि क्लोराइड इतना इतना है, इतना ग्राम है, वो भी वेपर फेज में है, ठीक है, तो समझ जाओगे कि कौन सी मेथड लग रही है। सेकंड, वेपर डेंसिटी दिया हुआ होना चाहिए क्लोराइड की। देखो वेपर डेंसिटी देगा तो उससे मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाऊंगा, मॉलिक्यूलर वेट से एटॉमिक वेट निकाल लूंगा, कुछ तो डाटा देना पड़ेगा ना उसको। तो वेपर डेंसिटी गिवन होना चाहिए, रिक्वायर्ड डाटा, या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट, कुछ ना कुछ दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। लेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी एक्स, वैलेंसी यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया, एन रखूँ एक्स रखूँ कुछ भी रखूँ, एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड MClX जो भी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट जो भी मेटल है प्लस 35.5 इंटू एक्स। क्वेश्चन अगर आएगा तो तुमसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, याद रखना है, क्योंकि तुमको कुछ भी नहीं आता कि क्या रखोगे, एक्स क्या रखोगे, एलिमेंट का वेट कैसे रखोगे, स्पेसिफिक हीट कैसे रखोगे, तो एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी से आ जाएगा, तो मुझे क्या निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट प्लस 35.5 इंटू एक्स, तो ये निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर वो वेपर डेंसिटी दिया है तो 2 इंटू वी डी से ये आ जाएगा, डिवाइड विथ 35.5 कर दूंगा, ये जी समझ में, अरे सॉरी मतलब माइनस करूंगा इधर आके, फिर उसको जब पूरा एक सॉल्व करता हूँ ना तो फाइनली एक ये फॉर्मूला आता है मेरे पास, इस एक्स का वो वैलेंसी पूछता है कि वैलेंसी ऑफ द जो भी मेटल है उसकी वैलेंसी क्या है, ये फॉर्मूला बनाने को देगा कि यहाँ एक्स की जगह क्या रखूँ मैं, वो मेटल क्या था, उसकी वैलेंसी क्या है, या कौन से ग्रुप का मेटल है। अगर ये पूछ लिया इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं हिलेगा, वो याद रखना। अगर तुमसे मोल के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनते तो ये तो भूल जाना कि ये हिल जाएगा क्वेश्चन। इसमें कितने डाटा तुमको निकालने पड़ रहे समझ में आ रहा है ना। वो एक चीज दे के देगा, सिर्फ वेपर डेंसिटी दे देगा और इक्विवेलेंट वेट दे दिया बस, और पूछ लेगा वैलेंसी ऑफ दिस फॉर्मूला, समझ गए। ये 2 डाटा दिए और पूछा है व्हाट इज एक्स, कैसे पता करोगे, समझ गए ना। तो यही फॉर्मूला है और कोई, हाँ मतलब इसी से होगा, वो खुद से दिमाग लगा के नहीं कर पाओगे कि यहाँ से क्या निकाला, फिर कितना वेट, ये वो नहीं पता लगेगा। क्लियर है? तो जो दिया है उस मेथड को वैसे ही याद रखना, इसमें कुछ अलग से नहीं है कि समझने जैसा है, प्योर रटना है। अगर वेपर डेंसिटी इक्विवेलेंट वेट दिया और वैलेंसी पूछे किसी भी मेटल की क्लोराइड के साथ, वो भी इन वेपर फेज, तो ये प्रोसीजर है। क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक, ये सब लिखवा दिया। वैलेंसी क्या होती है, जब वैलेंसी अगर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 2Vd/E + 35.5 याद होना चाहिए। 2Vd/E + 35.5 मतलब 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट हो गया अपॉन E + 35.5। E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो वेपर डेंसिटी दे दी तो वहां से मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 35.5 फिक्स है, और इक्विवेलेंट वेट उसने दे दिया तो वैलेंसी मिल जाएगी ना।
और ये वैलेंसी यहाँ रख दूंगा, मतलब कहाँ पे, ये पूछा है उसने। तो 2Vd अपॉन E प्लस 35.5 याद कर लेना, किसके लिए, वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड में बस, और कहीं नहीं है, ठीक है, याद रखना इतना। अगला स्पेसिफिक हीट मेथड, यहाँ से अगर एटॉमिक वेट निकालने देता है कि वो तुमको गामा की वैल्यू देता है या ऐसी कोई चीज़ दे देता है Cp या Cv, तो वहाँ से फिर एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, तुमको ये भी नहीं पता है गामा क्या होता है, Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, तो एटॉमिक वेट कैसे निकाल पाओगे। तो उसके कुछ रूल्स हो, याद कर लो, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आता है सब, ठीक है। तो Cp/Cv की वैल्यू होती है गामा, अभी याद रख लो क्या है, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं इसको, बाद में पढ़ोगे। Cp होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, Cv होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। ये सब चीज़ें बाद में बहुत अच्छे से आएगी, बट अभी याद रखो, अगर 11-12 पास करके आए हो तो थोड़ा बहुत तो पता होगा कि ऐसी चीज़ें होती है। Cp/Cv, तो Cp/Cv क्या होता है, गामा। गामा की वैल्यू अगर वो डायरेक्ट दे रहा है तो ठीक है, वरना Cp और Cv की वैल्यू देगा। तो पहले Cp और Cv से तुम गामा फाइंड करोगे, गामा की वैल्यू देख के तुम एटॉमिसिटी फाइंड करोगे, फिर एटॉमिसिटी से फाइंड करोगे एटॉमिक वेट। समझ गया ना। अगर उसने सिर्फ कोई ये दे दिया कि वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv ऑफ द एलिमेंट दिस इज दिस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज दिस, अब बताओ इसका एटॉमिक वेट कितना है। मैंने बोला है कि एक्स एलिमेंट है, सुन लो, एक एक्स एलिमेंट है, उसका Cp की कुछ वैल्यू है, उसके Cv की कुछ वैल्यू है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 38 या 36, अब उसका एटॉमिक वेट बताओ। तो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक का, हाँ, मतलब डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन है नहीं कि तुम डायरेक्ट उसका आधा कर दो तो आ ही जाएगा, या डबल करो तो आ जाएगा, और कुछ ऐसा भी नहीं दिया है कि कौन सी मेथड लग रही है, ये भी कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है Cp Cv, दैट्स इट। तो Cp Cv से क्या निकालोगे, गामा। गामा से तुमको पता करना है कि इन तीनों में से कौन सी, और यही वैल्यू आएगी, इसके अलावा नहीं पूछेगा वो, जो अपने डाटा है क्वेश्चन में अपने सिलेबस में वही पूछता है। तो इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए उसके सामने उसके एटॉमिसिटी देख लेना। अगर तुम्हारी गामा की वैल्यू 1.6 आ रही है तो एटॉमिसिटी क्या होगी, 1। गामा की वैल्यू अगर तुम्हारी 1.4 आ रही है तो एटॉमिसिटी होगी 2, 1.3 आ रही है तो एटॉमिसिटी होगी 3। एटॉमिसिटी मिल गई, अब मुझे उससे एटॉमिक वेट निकालना है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट उसने क्वेश्चन में गिवन होगा, दे के रखेगा, अपॉन एटॉमिसिटी, या फिर मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा तो वेपर डेंसिटी दे देगा और टफ करने के लिए। क्लियर है। तो गिने चुने ही टर्म से अपने पास स्पेसिफिक हीट दे सकता है, वेपर डेंसिटी दे सकता है, या वैलेंसी पूछेगा, Cp/Cv या गामा दे देगा। तो अगर ऐसे कुछ अजीबोगरीब टर्म्स आते ना तो समझ जाना इनमें से कोई सा फॉर्मूला लग रहा है। पहले यहाँ से एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन में फिर वहीं रुक जाओगे। तो जो ये क्वेश्चन आते हैं ना IIT वाले, जो बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, वो यही करते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, पहले तुमको एटॉमिक वेट निकालने बोल देंगे, फिर एटॉमिक वेट से एक नया क्वेश्चन देंगे मोल का। तो अगर तुम यहीं फंस गए तो मोल तो कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है। तो समझ गए ना, अगर एटॉमिक वेट डायरेक्ट नहीं देता है तो क्या क्या डाटा देगा और उनसे कैसे निकालोगे। Cp/Cv नहीं देता है तो डायरेक्ट गामा की वैल्यू देगा। गामा की अगर 5/3 देता है मतलब 1.6, 7/5 देता है तो 1.4, 8/6 देता है तो वो 4/3 होता है और 1.3। इसके लिए एटॉमिसिटी इतनी है 1, इसके लिए एटॉमिसिटी है 2, इसके लिए एटॉमिसिटी है 3। क्लियर है। एटॉमिसिटी के बाद क्या आता है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद एटॉमिसिटी, जो भी आएगा तो वहां से एटॉमिक वेट मिल जाएगा। क्लियर है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर डायरेक्ट नहीं देता है तो इनमें से कोई सी मेथड दे के रखेगा कि क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है, तो उसमें से फिर वहां से इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। वो दे देगा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड है तो वहां से निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो ऐसे करके तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। एटॉमिक वेट के लिए ये कुछ फॉर्मूले, अगर डायरेक्ट नहीं देता है तो कैसे निकालते हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर के लिए भी है कि अगर डायरेक्ट नहीं देता है तो मॉलिक्यूलर कैसे निकालते हो। देखो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में अगर ये है तो एटॉमिक इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी करके भी मॉलिक्यूलर आ जाएगा। तो एक ये भी मेथड है। लेकिन अगर ये भी नहीं देता है एटॉमिसिटी, कुछ और डाटा दिया है, तो उसके हिसाब से फिर मॉलिक्यूलर के कुछ 1-2 फार्मूले वो लिखवा देता हूँ। क्लियर है। ये लास्ट पोर्शन है इस मोल कंसेप्ट का, है ना। बेटा फोटो ले लो, इसका एक रब कर रहा हूँ। चलो अपन ने मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट देख लिया। अगर कोई अदर डाटा देता है तो उससे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, कोई अदर डाटा देता है तो उससे एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है। अब ये पढ़ा रहा हूँ कि कोई अगर दूसरा डाटा देता है तो उससे मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। नॉर्मल तुमको कोई फार्मूला दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो बहुत सिंपल है। अगर कोई ऐसी चीज़ दे दी रेट ऑफ डिफ्यूजन और फिर पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा गैस का, पता करो, बिना फार्मूले के नहीं पता कर पाओगे। क्लियर है। तो वही फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे। चलो मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी है तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको अगर नहीं याद रह रहा हो ना किसी को
तो नॉर्मली अपना ये मेथड होता है ना बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको m/2 कर लेना, ठीक है। तो d मतलब वेपर डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2, तो m क्या हो जाएगा 2vd, ठीक है, समझ में आया। या फिर अगर ऐसे याद नहीं रह रहा हो और सीधा याद करना है, ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर मास को मैं सिर्फ m लिखता हूं ना, तो एक साइड m है एक साइड vd है। अब किस साइड 2 का मल्टीप्लाई करना है ये कंफ्यूजन रहता है, तो vd में 2 d आ रहे ना, v और d, तो उस साइड 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसमें मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं क्या करूं। तो m इज इक्वल टू ये है ना vd, अब 2 इधर मल्टीप्लाई करना है कि इधर नहीं समझ में आ रहा है, तो इधर 2 है ना, 1 और 2, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते बस सीधा, या तो ऐसे याद कर लो। अरे वो v को मैंने 2 लिखा है, ठीक है, v को 2 लिखा है, तो उससे तुमको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि ऐसे याद कर लेना, वरना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इधर 2 आएगा इधर आएगा डिवाइड में जाएगा क्या होगा। m लिखना vd लिखना, जिधर 2 ये दिख रहे हैं 1 2, उधर 2 का मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 2vd ये समझ में आता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर vd देता है तो मॉलिक्यूलर वेट। डिफ्यूजन मेथड देखो, इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा है, ठीक है, उसमें अगर एक पिन होल कर दूं, तो अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से गैस रखी थी ना गुब्बारे में, नॉर्मल रख दिया तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उससे जितनी एयर जानी होगी चली जाएगी। अब उसके बाद फुला के ज़बरदस्ती उसके अंदर एयर भर रहा हूँ, मतलब अंडर हाई प्रेशर एयर रख रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसकी नॉट टाई कर दी, मतलब नॉट को बांध दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस गुब्बारे में मैंने एक पिन होल कर दिया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है ना, और गुब्बारे के अंदर बहुत ज़्यादा एयर मैंने एक साथ भर रखी है एकदम ठूस के, तो जैसे ही मैंने पिन होल किया प्रेशर बराबर होने की कोशिश करता है ना हमेशा, तो अंदर से गैस बाहर आएगी, और कितनी स्पीड से आएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन गैसेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है इफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन इफ्यूजन तुम एक ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैस ये पूछे कि कितनी रेट से बाहर आ रही है। अंदर मान लो ऑक्सीजन से गुब्बारे को भरा है, एक गुब्बारा मैंने हीलियम गैस से भर दिया है, एक गुब्बारे को मैंने CO2 गैस से भर दिया है, और तीनों में मैंने पिन होल किए हैं, तो कौन से गुब्बारे में से जल्दी गैस बाहर आएगी, समझ गए, तो वो तुमको पता करना है, ठीक है। तो वही है रेट, अब इसको बोलते हैं ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, कि इधर से इधर आ रहा है ना, गुब्बारे के अंदर से एयर बाहर आ रही है, तो डिफ्यूजन हो रहा है ना, डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ों का आना। एयर में पार्टिकल दूर दूर हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, गुब्बारे के अंदर बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे ना एयर जो मैंने भरी है, तो पास पास में मतलब गुब्बारे के अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रही है चीज़ें, ये ठीक है। और ये एयर है, तो एयर के अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर है, ये एयर के पार्टिकल है, लेकिन भाई गुब्बारे के अंदर जो भी एयर मैंने भरी होगी ना वो ये, क्लियर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितनी चीज़ें पास पास में है, इतना समझ लो अभी, ठीक है। तो इधर से चीज़ें इधर आएगी कि इधर से इधर जाएगी, गुब्बारे के अंदर से बाहर आएगी अगर पिन होल कर दिया, तो समझ में आया ना ये चीज़ें। तो गैस इफ्यूजेज आउट, ये समझ में आता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी पे, वो भी इनवर्स में, जितना ज़्यादा उस गैस का वेट होगा उतनी कम डिफ्यूज होगी वो बाहर, ठीक है, या जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी उतनी कम डिफ्यूज होगी। ये एक पॉइंट है, किसने दिया था, ग्राम्स ने, तो इसलिए बोल देते हैं ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। जितनी हल्की गैस उतनी जल्दी बाहर आएगी, जितनी भारी गैस उतनी देर से बाहर आएगी, ये उतना टाइम लगाएगा बाहर आने में, क्लियर है। तो ये याद रहेगा ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ क्या होता है। ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या डेंसिटी, ठीक है। तो रेट वो पता है हमेशा दो गैस को कंपेयर करवा के देगा, जैसे मैंने बताया ना, एक बलून में CO2 रखी, एक में हीलियम रखी, तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, या इसका रेट अगर इतना है तो उसके कंपेयर में इसका रेट कितना होगा। इसका मास है m1, इसका मास है m, इसका मास है 3m, दो बलून लिए मैंने, समझ गए। इसमें जो गैस भरी उसका मास कितना m, इस बलून में जो गैस भरी उसका मास कितना है 3m, क्लियर है। दोनों में पिन होल किए, और मैं बोल रहा हूँ इसकी जो गैस का रेट है बाहर आने का वो इसने दे दिया है 2r, तो ये पूछ रहा है इसका कितना होगा, तो कंपेयर ही करना पड़ेगा ना, दोनों की मास दे रखे हैं, एक का रेट दिया है दूसरे का रेट पता करना है, तो r1/r2 रेट इज इक्वल टू
M1 और M2 ऐसे ही होगा, R1 और M1 तो R2 और M2, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू M2 बाय M1, वो भी अंडर रूट में याद रखना, डायरेक्टली में ऐसे नहीं है, अंडर रूट में, ठीक है। और रेट देखो, किसी भी चीज की रेट मतलब हमेशा टाइम के साथ मेजर करते हैं ना, कभी भी रेट जब भी देखी जाती है तो अपॉन में टाइम आता है। अब जिस चीज की रेट देख रहा है उसको ऊपर रख दूंगा, लेकिन नीचे तो टाइम फिक्स होता है ना हर चीज में, ये पता है ना, कभी भी रेट में टाइम फिक्स होता है। रेट का मतलब ही होता है कि टाइम से ही कंपेयर करना, ठीक है। तो हमेशा रेट को टाइम से कंपेयर करता हूँ, जिस भी चीज का रेट, यहाँ वॉल्यूम का रेट मेजर कर रहा था तो ऊपर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, वॉल्यूम इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, कितनी देर में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, यही है। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो रेट का ये पूछा था टाइम से, फॉर्मूले में तो टाइम कुछ ये नहीं दिया था, क्योंकि ग्राम ने तो सिर्फ इतना बोला था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट के अंडर रूट, ये तो मैंने डिराइव करके फिर क्वेश्चन के बाद ऐड किया था इसको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा इसी के ऊपर है, ये नहीं देता, ठीक है। और तुमसे पूछा है कि एक को अगर इतना टाइम लग रहा है तो दूसरे को कितना लगेगा, तो तुम तो यहाँ सिर्फ वेट दिख रहा है और रेट दिख रहा है, तो तुम बोलोगे फिर रेट में डायरेक्ट रख दें या कैसे रखें, डायरेक्ट रख दोगे तो भी गलत जाएगा, क्योंकि ये तो R1 बाय R2 है और ये T2 बाय T1 है। तो अगर पहले की रेट ऊपर रख दी तुमने, मतलब पहले का इफ्यूजन टाइम ऊपर, तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, समझ गया ना। ये तुमको खुद को सॉल्व करके लाना था T2 बाय T1, कहाँ से, यहाँ से। अब वो मैंने लिख दिया तो इन तीन के बाहर तुम्हारी वैरायटी नहीं बनेगी, समझ गया ना। या तो ये देगा इतना पार्ट, या फिर ये देगा, या फिर ये देगा, इनमें से तीन डाटा देगा और एक पूछेगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन में अभी इसका करवा दूंगा, समझ जाओगे क्या है। क्लियर है, चलो। हाँ, पूरे पर, हाँ पूरे पे कहाँ है, मतलब देखो ये, तो इसको मैंने ये लिखा ना, रेट मतलब R, इनवर्स में है M1 अगर एक का है तो, दूसरे का क्या है R2 और अंडर रूट M2। तो अगर मेरे को दोनों को साथ में कंपेयर करना है तो डिवाइड कर दूं ना इसको इससे, तो इसके अपॉन में अगर मैं ये पूरा रखूं FFO, तो इसको उठाया यहाँ से यहाँ रख दिया, तो R1 बाय R2 हो जाएगा, और ये 1 बाय अंडर रूट M1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट M2, तो फ्लिप हो जाता है ना, तो अंडर रूट M2 ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट M1 नीचे रह जाएगा। तो वही लिखा है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1, वो एक साथ लिख दिया। और ये टी पे अंडर रूट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये तो रेट के साथ कंपेयर किया ना, रेट पे नहीं था तो टी पे भी क्यों लगाऊंगा, इसीलिए। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो अब ये जो कुछ लिखा है मैंने, ये अभी तक जो भी अपने मोल के क्वेश्चन किए थे ना, उसका कंक्लूजन है, ठीक है, ऐसे सॉल्व किए थे, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो, ठीक है, एक बार सुन लो सारे। कोई एक रिएक्शन दिए मैंने, दो मोल ए के, 3 मोल बी के, रिएक्ट करके 1 मोल सी का और 4 मोल डी के बन रहे हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 स्टेप है अपने पास, एक तो ओरिजिनल रिएक्शन के हिसाब से लिख दोगे 2 मोल 3 मोल 1 मोल 4 मोल, एक क्वेश्चन में कोई डाटा दे रखा होगा कि अगर इसके इतने रिएक्ट करते हैं और इसके इतने रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने बनेंगे या कितने बनने चाहिए, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आएगा। तो 2 स्टेप्स हमेशा रखते हैं ना, तो या तो दोनों को ही मोल में कर दो सभी को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो सबको वेट में कर दो कि इसका वेट पूरा लिखा, इसका 2A का वेट लिखा, इसका 3B का लिखा, उसका C का उसका, और ये नीचे जो क्वेश्चन में दिया उसका वेट लिख लो, या फिर सबको वॉल्यूम में कर दो, इसको 2V, इसको 3V, इसको 1V, इसको 4V, और फिर नीचे जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो तुमको डाटा, इसका अगर 10 वॉल्यूम रिएक्ट करता है तो इसका कितना, उसका कितना, ये क्लियर है। सेम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अलग वाले जब मिक्स करते हो तुम तो उसको कैसे रखोगे याद रखना। अच्छा, इक्विवेलेंट भी कल ही पढ़ा था, इक्विवेलेंट कि इक्विवेलेंट में मोल का फिर कोई रोल नहीं है कि इसके कितने लग रहे हैं, इसके कितने, जितने इक्विवेलेंट ए के लगेंगे उतने ही इक्विवेलेंट बी के भी लगते हैं। अगर इसके 5 लग रहे तो इसके भी 5, इसके 2 तो इसके भी 2, इसके 3 तो इसके भी 3। इक्विवेलेंट में मोल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके मोल ज्यादा है तो उसके इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, तो इक्विवेलेंट का लिखा है x ग्राम इक्विवेलेंट अगर ए का लग रहा है तो बी का भी x ग्राम ही इक्विवेलेंट लगेगा, और आगे ग्राम आ जाता है तो उसको मोल से कंपेयर करवाया था, कल बताया था तुम लोगों को। मोल मतलब गिवन मास अपन मोलर मास होता है, लेकिन इक्विवेलेंट है तो क्या है, गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास, और फिर उसको सॉल्व करके बताया था डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना कि मोल इंटू वैलेंसी, सिंपल पड़ेगा। क्लियर है, चलो अगर रेशियो वाले क्वेश्चन में फिर तुम देखो, अगर तुमको क्वेश्चन में कुछ दिया है मोल में, यहाँ से मैंने लिख दिया 2 मोल, तो जो भी डाटा दिया होगा उसको जब डिवाइड करोगे तो मोल के नीचे मोल ही रखोगे,
और इधर मैं फिर वॉल्यूम रखूं या फिर वेट रखूं या मोल रखूं, एक ही बात है। हाँ देखो, या तो वेट रख दूंगा या फिर वॉल्यूम या फिर मोल बाय मोल। क्लियर है? सेम ऊपर नीचे की चीजें सेम रखते हो। तुम ये नहीं कर सकते कि तुमने इक्वेशन से, सुनो, अरे ये नहीं यार, क्वेश्चन सॉल्व किया ना, देखो इसका वेट फॉर एग्जांपल जो भी दिया था, इसका 2 इंटू जो भी मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 आ गया। अब जो क्वेश्चन में कुछ दिया है, क्वेश्चन में मान लो उसने दिया है कि इसके 5 मोल हो लग रहे हैं, तो मैं 5 मोल नहीं लिखूंगा नीचे, फिर अगर यहाँ वेट लिखा है तो यहाँ भी फिर उसका वेट निकाल के रखूंगा। ठीक है, 5 मोल नहीं रखूंगा, 5 मोल का वेट कितना होगा वो रखूंगा यहाँ, अगर ऊपर वेट रखा है तो। और अगर यहाँ मैंने 2 मोल रखा है तो, और क्वेश्चन में वेट दिया है कि 56 ग्राम लग रहा है, तो उस ग्राम को फिर मोल में कन्वर्ट करके रखूंगा। या तो दोनों को मोल में रखूंगा, जो यहाँ से लिख रहा हूँ वो भी और जो क्वेश्चन में दिया वो भी, या फिर दोनों को वेट में रखूंगा। इधर भी सेम, या तो दोनों को वेट या दोनों को वॉल्यूम या दोनों को मोल में। मैं ये कभी नहीं कर सकता कि क्वेश्चन पे जो डाटा है कि ये 2 मोल, वो 1 मोल रख दिया, और क्वेश्चन में उसने दिया है कि इसका 56 ग्राम लग रहा है, तो उतना उसका कितना लगेगा बताओ। तो यहाँ मोल के नीचे वेट रख दिया और वहाँ भी वेट रख दिया, ये नहीं करूँगा मैं। क्लियर है? ऊपर और नीचे वाली चीज़ें सेम रखूँगा, उसके बाद फिर इक्वेट करके डिवाइड कर लेते हैं कि इसके बराबर में वो। तो ये 2 चीज़ गलत है, ऐसे नहीं की जाती सॉल्व। ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला है बस। अब क्वेश्चन में 3 वैरायटी मिल रही थी अपने को, या तो वो दोनों रिएक्टेंट देता है अगर, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। ये समझ में आता है ना? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। वेट दे रहा है तो मोल्स निकालो, मोल्स के डिवाइड में स्टोइकियोमेट्री लगा दोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट आता है। तो अगर दोनों रिएक्टेंट दिए हो तो एलआर फाइंड करते हैं। जो भी एलआर होगा, मान लो ये वाला एलआर आया है कि ये कम आ रहा है तो ये जल्दी खत्म होगा, तो इसको इक्वल में रखूंगा मैं प्रोडक्ट के, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ए वाला एलआर आता है तो इसको इक्वेट रखूंगा इसके। क्लियर है? हाँ, वो बस खत्म होने वाला है, मैं अटेंड कर लूंगा। ए अगर एलआर होता है तो इसको इक्वेट रखूंगा प्रोडक्ट के, बी वाला अगर लिमिटिंग होता है तो बी को रखूंगा एल इसके। क्लियर है? अगर दोनों ही सेम आ जाते हैं एलआर के, दोनों के एलआर की वैल्यू मान लो 2 आ गई, तो दो मतलब उसने कंप्लीट मोल रिएक्ट हो रहे होंगे ना पूरे, तो मैं चाहे ए को प्रोडक्ट के बराबर में रखूं तो भी सही आंसर आएगा, बी को रखूंगा तो भी सही आएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट देता है, या तो सिर्फ ए का डाटा दिया है, बी का कुछ बताया ही नहीं है, या फिर सिर्फ बी का डाटा दिया है, ए का कुछ भी नहीं बोला है, तो जो भी दिया है उसको मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट के इक्वल में रख दूंगा कि इसका इतना तो इसका कितना। क्लियर है? तो वही चीजें लिखी है कि बोथ द रिएक्टेंट आर गिवन, दोनों दिए हो तो पहली बात तो एलआर यूज करेंगे, देन इक्वेट विद द प्रोडक्ट जो भी एलआर आया हो। ठीक है? इफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन तो डायरेक्टली इक्वेट विद द प्रोडक्ट, कोई उसमें एलआर वाला रोल ही नहीं है। अगर बोथ रिएक्टेंट गिवन और एलआर सेम आ जाए तो देन इक्वेट द प्रोडक्ट विद एनी ऑफ द रिएक्टेंट, किसी से भी कर लूंगा, सेम ही आंसर आना है। क्लियर है ये चीजें? अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक इस पे बेस्ड है और एक इसके पहले जो अभी लिखवाया था वो, ठीक है, उस पे बेस्ड है। फिर उससे तुमको स्पेसिफिक हीट के भी मिलेंगे, वो क्लोराइड फॉर्मेशन के भी मिलेंगे, वो तुम लोग करते रहना। मैं एक टाइप करवा देता हूं ताकि तुमको ये ना लगे कि फालतू का पढ़ा रखा है वो। ठीक है? क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, समझ जाओगे क्या है। तो बेटा इसका फोटो ले लो, रब कर रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने अभी, जो अभी अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड है कुछ। ठीक है? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितना दे रखा है? 16। तो मैं डाटा लिखते जाऊं, वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 16। ठीक है? वेपर डेंसिटी से मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ना, कैसे निकालते हैं। तो ये देखो, अभी m इजिकल टू वी मुझे पता है। अब इस साइड 2 है तो यहाँ 2 होगा ना, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालूंगा? 2 इंटू 16 कितना हुआ है? 32 मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ गया इफ डाटा से। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का रेशियो ऑफ स्पेसिफिक टू कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कितना दिया है? 1.4। और ये क्या होता है? गामा होता है ना, तो रेशियो वो लिख लेना, सीपी होता क्या पूरा, रेशियो स्पेसिफिक, रेशियो तो क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा। गामा होता है पॉइसन्स रेशियो। ठीक है? ये वैल्यू आ गई मेरी गामा की, तो ये भी क्वेश्चन में दिया था। ठीक है? देन फाइंड आउट द एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद एटोमिसिटी। ठीक है?
अब जब Cp बाय Cv 1.4 आता है, मतलब गामा 1. देखो गामा अगर 1.6, 1.4 और 1.3 ये आता है तो एटमिसिटी आती है 1, ये आता है तो 2, ये आता है तो 3, ये याद रखना। क्लियर है? ये 2 का डबल ऐसा समझ लेना, मैंने ऐसे याद रख रहा था। 4 2 का डबल होता है, 3 तो 3 पे ही है और सबसे ज़्यादा वाला ऊपर है। क्लियर है? ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है मेरा 32, एटमिसिटी कितनी है 1.4 के लिए 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। तो एटमिक वेट कितना है 16। क्लियर है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो तुमको फिर निकालते आना चाहिए एटमिक वेट। चलो ये वाला अगला क्वेश्चन, ठीक है। इधर A certain gas takes 3 times as long as to effuse out as helium its molecular masses। तो यहाँ पे अभी पढ़ा के आया ना, इफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन ही है, ये समझ में आता है सभी को। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये है ना, ये समझ में आया सभी को। तो यहाँ से एक लिखा था ना R1 बाय R2 इज इक्वल टू √m2 बाय m1। क्लियर? तो ये तो रेट है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, द सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग। तो ये लॉन्ग जहां भी वर्ड आ जाए मतलब समझ जाना टाइम होता है। कभी भी ये वर्ड ऐसे आते हैं ना लॉन्ग, टाइम्स, तो टाइम को डिनोट करता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना ऐसे, एज लॉन्ग का मतलब क्या होता है, टाइम, कि इतनी देर से, एज लॉन्ग एज, तो टाइम से रिलेट करता है ना कि रेट से। तो इसका मतलब ही क्या होता है, तो एज लॉन्ग का मतलब टाइम होगा। तो क्या लिखा है मैंने, अ सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स टाइम। समझ गए ना, 3 गुना ज्यादा टाइम लेती है कंपेयर्ड विद सेकेंड गैस। ठीक है, तो मान लो अगर पहली गैस टाइम T1 ले रही थी तो दूसरी गैस कितना लेगी, 2 टाइम्स ऑफ T1, मतलब ये सॉरी T2 क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ T1, और T1 तो T1 ही है, सॉरी 3 टाइम्स जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो पहला अगर T1 टाइम ले रहा है तो उसने बोला है दूसरा पहले वाले के कंपेयर में 3 गुना ज्यादा टाइम ले रही है, तो दूसरा पहले वाले के कंपेयर में 3 गुना ज्यादा। और टाइम से भी रिलेट करवा के लिखवाया था ना कि रेट क्या होता है, वॉल्यूम चेंज पर यूनिट टाइम, तो रेट टाइम का इन्वर्स में हो गया ना। तो R1 बाय R2 की जगह क्या लिखूंगा, T2 बाय T1। तो मुझे तो ये 2 चीज दी है और इनमें से हीलियम दे दिया, मतलब मेरे को एक का मास पता है ना, तो कहाँ जो भी मतलब एक का पता है, एक निकालना, तो ये रखूंगा ना मैं। ठीक है, और ये चीज मेरे को दे रखी थी। ठीक है, चलो तो हीलियम को अगर मैं T1 ले रहा हूँ ना, याद रखना ये हीलियम को लिया है और ये जो भी एक्स गैस मेरे को दी थी, हाँ ये बोल रहा हूँ कि एज लॉन्ग वर्ड जहां भी यूज होता है उसका मतलब होता है टाइम, ये ध्यान रखना आपसे। ठीक है, क्वेश्चंस में तो T1 हीलियम का दिया है, तो मुझे पता है ना T2 बाय T1, तो T2 कितना होता है 3 टाइम्स T1। अरे यार T2 बाय T1 ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स T1 बाय T1 इज इक्वल टू √m1। तो 1 वाले को तो मैंने हीलियम, तो हीलियम का मास कितना होता है 4, तो नीचे m1 था ना तो 4, और m2 नहीं पता तो वही तो निकालना है। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करूंगा, देखो T1 से तो T1 कट गया, अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर और उधर स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है। और वो भी क्यों कटता है, क्योंकि ये देखो जब भी रूट का मतलब क्या बताया था 1/2 होता है ना, तो जब इधर स्क्वायर किया मतलब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से 2 कट गया ना। या फिर डायरेक्टली याद रख लेना आपसे, कभी भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर मतलब अंडर रूट का स्क्वायर करते तो अंडर रूट हट जाता है। क्लियर है ये चीज, कि अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो वो 2 ही आता है, ये चीज याद रख लेना आप। और कैसे आता है समझ गए। तो अब मेरा क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू m2 बाय 4, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी 4 9 36। क्लियर है, वो रेट है बेटा, क्वेश्चन यहीं पे तो था, रेट वॉल्यूम बाय टाइम है। यही मैंने यही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने गलत कर रखे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैंने भी रेट से किया होगा क्वेश्चन पढ़ के, कोई भी R1 बाय R2 M1 M2 बाय M1, क्योंकि बुक में यही फॉर्मूला लिखा है, टाइम से कहीं दिया नहीं है। लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है ना एज लॉन्ग एज और AI ट्रिपल ई, जो पहले JEE होता था 14 के आसपास, तब का क्वेश्चन है ये।
ठीक है। ये T1 वाले को मैंने हीलियम बोला कि हीलियम T1 टाइम ले रही है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक कोई दूसरी गैस है जो कितना टाइम लेती है, 3 टाइम्स लिखा है ना उसने। नहीं देखो T1 अगर ये है तो इसका मास कितना होगा m1, T2 ये है तो इसका मास कितना होगा m2, समझ गए। तो T1 के लिए m1, T2 के लिए m2, तो T1 m1 साथ साथ में, T2 m2 साथ साथ में। अब मैं हाँ ये कर सकता हूँ कि फिर दोनों को ऊपर लिखूंगा, इन दोनों को नीचे, ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक को ऊपर एक को नीचे, वही तो गड़बड़ कर रहे हो। फिर रेट और टाइम में फिर फर्क क्या रह जाएगा? अगर रेट की जगह टाइम लिख रहे हो तो फिर गलत आएगा आंसर, तो इन्वर्स में है ना वो। क्लियर है ये चीज, समझ गए? तो अब से ध्यान रखना, ये एज लॉन्ग अगर वर्ड आता है तो उसको मार्क करके लिख लेना, टाइम होता है वो। तो यहाँ पे तुमको रेट से क्वेश्चन नहीं करना था, टाइम से करना था। यही बस इसमें एक जो इम्पोर्टेंट था, रेट से देता तो आराम से कर लेते, ठीक है। वो क्वेश्चन में फिर रेट वर्ड ही यूज करता कि गैस सेकंड टेक्स, गैस सेकंड की जो निकलने की रेट है वो इतनी है, गैस 1 की रेट इतनी है, या फिर गैस 2 की रेट 3 टाइम्स ऑफ गैस 1 की रेट है, ऐसा बोलता वो। लेकिन यहाँ पे इसने एज लॉन्ग वर्ड यूज कर लिया, मतलब टाइम होता है वो। क्लियर है? चलो सारे इधर बैठा है ना, देखो जो भी लिखना है वो उससे क्वेश्चन में देख के काट पीट लेना है। हाँ ये आपने लिखा ये 3T1/T1। हाँ ये T2/T1। हाँ T2/T1 है, T2/T1 है। तो T2 की वैल्यू क्या थी मेरी? 3 टाइम्स T1, ये क्वेश्चन में दिया था ना उसने कि 3 टाइम्स होती है T1 के, तो बस T2 की जगह मैंने 3T1 लग दिया। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखी और T1 को T1 ही रहने दिया। क्लियर है सभी? ठीक है चलो, यहाँ पे बेटा तुम्हारा मोल कंसेप्ट खत्म होता है। जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, कोई या तो कोई बहुत अच्छे एग्जाम के, या तो नीट के, या फिर जेई के, या IIT एडवांस के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करवा दिए। JRB के जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए। अगर तुमसे मेरी कॉपी के क्वेश्चन बन गए या ये वाले क्वेश्चन सीख गए तो समझ जाना बाकी अदर मॉड्यूल के बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो मैंने वो वाले क्वेश्चन नहीं करवाए कि यार वेट दे दिया और मोल पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम दे दिया और मोल पूछ रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन करवाए बस उतने कर लेना, उतने कर लिए मतलब समझ जाना मोल आ गया है। क्लियर है सभी को? और जितने फॉर्मूले, जितने कन्वर्जेंस लिखवाए याद होने चाहिए। लॉग की वैल्यू स्टार्टिंग में लिखवाई थी, याद होनी चाहिए, ठीक है। लॉग के कन्वर्जेंस कैसे करते हैं याद होने चाहिए। तो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक जितना लिखा है सारा आना चाहिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर की, बन जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कल से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, है ना।